नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे पीएम आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक रहे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की। इनमें जवानों को संबोधित करते हुए तस्वीर भी थी। तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम साफ नजर आ रहा था। दूसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसे ऑपरेशन केलर नाम दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की आशंका को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। पीएम मोदी का आदमपुर दौरा। पीएम आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक रहे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की। इनमें जवानों को संबोधित करते हुए तस्वीर थी। तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम साफ नजर आ रहा था, जिससे यह भी साबित हो गया था कि पाकिस्तान का S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत था। पीएम मोदी की पोस्ट की गई एक फोटो में राफेल भी दिख रहा था। इसके साथ उन्होंने एक्स पर लिखा, आज सुबह मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं से और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमारा आभारी है, जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों सेनाओं के जवानों की तारीफ की थी। बता दें कि पीएम मोदी का आदमपुर दौरा था और पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब किया है। जो पाकिस्तान ने बोला था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया है, वो एकदम झूठ था। और जो पाकिस्तान ने कहा था कि आदमपुर एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया है, उसी का करारा जवाब देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। साथ ही काफी सैनिकों के साथ उन्होंने बातचीत की और जो सैनिकों का काफी उत्साह देखने को मिला। और आपको बता दें कि 1 घंटे तक मोदी आदमपुर एयरबेस रुके और उन्होंने सैनिकों से बातचीत की और सैनिकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जवानों में उत्साह का माहौल था और पीएम मोदी ने जवानों से बातचीत भी की। साथ ही जो उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, उसको लेकर जवानों को उन्होंने बधाई भी दी। जो उनका पराक्रम, आदम्य साहस, दृढ़ निष्ठा के साथ उन्होंने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, उसी को लेकर पीएम मोदी ने जवानों को बधाई भी दी है। साथ ही पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब भी किया है और पीएम मोदी ने जवानों को बधाई दी। साथ ही उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा था। पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक जवानों से बातचीत की। साथ ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक परिणाम मिला है और साथ ही अब पाकिस्तान की जो नींद है वो उड़ जाएगी। साथ ही S-400 राफेल भी उनके पीछे दिखाई दिया। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जवानों से बातचीत की और साथ ही उनको सराहा, साथ ही उनकी सराहना भी की। साथ ही उनका जो आदम्य साहस, दृढ़ निश्चयता और जो उन्होंने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया गया, उसी को लेकर पीएम मोदी ने सभी जवानों को बधाई दी है। साथ ही तीनों सेना प्रमुखों की भी सराहना की और उनको भी बधाई दी है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों सेनाएं जवानों की भी तारीफ की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। जो जवानों का आदम्य साहस और सशस्त्र बलों से पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, वह काफी अच्छा था। वहीं आपको बता दें कि साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। वहीं आपको बता दें कि लगातार बहादुर वायु योद्धाओं को सैनिकों से मिला। साथ ही उन्होंने अपना साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक के साथ रहने का संकल्प दिया है जवानों को। पीएम मोदी का आदमपुर दौरा था, उसी दौरान वे जवानों से मिले थे। साथ ही उनके आदम में दृढ़ निश्चय का पीएम मोदी ने उनको
बधाई दी है, साथ ही उनसे बातचीत की और सैनिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। उनको वीर योद्धा कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने, साथ ही उनकी सराहना भी की। साथ ही जो उन्होंने पाकिस्तान, वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एयरबेस ही क्यों पहुंचे हैं? हेलो जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, बता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस ही क्यों पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी? जी, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले आदमपुर एयरपोर्ट ही क्यों पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी? आदमपुर एयरपोर्ट जाने का क्यों पहुंची, इसका मैं एग्जैक्ट कारण तो नहीं बता सकता जी, कि प्रधानमंत्री जी किस उद्देश्य से किस जगह जाते हैं, लेकिन जहां तक ऑब्जर्वेशन ये है कि आदमपुर एयरबेस को उड़ाने का दावा पाकिस्तान ने किया था। जी और जी उन्होंने कहा था कि S-400 जो हमारी मिसाइल है उसको भी पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। तो वो दोनों चीजें सुरक्षित हैं, हमारा एयरबेस सुरक्षित है। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दौरा शायद इसी कारण से आदमपुर किया है। और वहां जाकर के जो हमारा सैन्य बल है उसका मनोबल उन्होंने बढ़ाया है, उसके पीछे उनकी बात सुनी, अपनी बात कही। और कल रात भी उन्होंने देश को संबोधन किया, तो संबोधन में भी उन्होंने देश की तीनों सेनाओं की काफी तारीफ करी थी। और तारीफ के काबिल है भी भारत की सेना है, जिस तरीके से उन्होंने इस परिस्थिति में देश की सुरक्षा करी है, देश को पूरा सेफ्टी दिया है। और जनता का विश्वास उनके ऊपर इतना जम गया है कि जनता पूरी तरीके से मान चुकी है कि ये तीनों सेनाएं हमारी सुरक्षा के लिए बहुत मुस्तैदी के साथ हर तरफ से, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जमीन हो, तीनों तरफ से हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए लगी हैं। और मोदी जी का ये दौरा उनका मनोबल भी बढ़ाएगा और जो पाकिस्तान का झूठ था उसको भी गलत साबित करेगा। जी, पाकिस्तान की जो पोल है वो खुल चुकी है, साथ ही उसको परमाणु मुखौटा भी उतर चुका है। इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है, लेकिन भारत ने दिखाया है कि परमाणु हथियारों के बावजूद पाकिस्तान को दंडित किया जा सकता था। नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी दंडित किया नहीं गया है। एक सबक सिखाया गया, उसको एक टीजर दिया गया है कि जो हरकतें वो कर रहा है और नहीं मान रहा है। इवन जो सीज फायर का एक एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है। शायद उसी बात को एक डिप्लोमेटिक तरीके से कहने के लिए कल मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधन किया था कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उन्होंने कहा था कि खून और नदियां दोनों एक साथ नहीं बनेगी, व्यापार और हथियार दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी है। और ये एक जो सबल, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, शक्तिशाली और समझदार व्यक्ति होता है, उसकी एक पहचान होती है कि वो अपने से कमजोर को मारने से पहले उसको कई बार हिदायत देता है। वो चाहे तो झटकी में मार सकता है, लेकिन शक्तिशाली और समझदार आदमी हमेशा कमजोर को कई बार हिदायत देता है कि भैया अब संभल जाओ, अब संभल जाओ, अब संभल जाओ। क्योंकि शक्तिशाली को पता है कि जिस दिन उसने अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर दिया उस दिन वो कमजोर को मार के गिरा देगा। तो पाकिस्तान की स्थिति वही है। इंडिया जब ये मन बना लेगा कि पाकिस्तान को खत्म करना है तो फिर खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन उस खात्मे में बहुत सारी मानवता का नुकसान होगा, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे और भारत का भी नुकसान होगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए जरूरी है कि अगर युद्ध की स्थिति ना आए और पाकिस्तान बातों से मान जाए, हालांकि इसकी उम्मीद तो बहुत कम है क्योंकि बातें तो कई बार हो चुकी हैं और इस बार भी देखिए सीज फायर का उल्लंघन उसने तुरंत कर दिया। जी। लेकिन इस बार उसको जवाब मिला है और पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई है कि अब वो जो गीदड़ भपकियां दे दे के भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहता तो वो प्रेशर तो अब नहीं बनेगा, उसको जवाब मिल सकता है। और भारत तो सजग है ही और पाकिस्तान भी सजग होगा। उसको भी पता है कि भारत भी शांत नहीं बैठा है, भारत कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा होगा उसका जवाब देने के लिए। अगर वो नहीं मानेगा तो भारत जवाब देने में सक्षम भी है और भारत करेगा भी। जी, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा था कि अब टेररिज्म और पीओके पर ही बात होनी भी चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान से बात करने के लिए है क्या, भाईचारा जैसी कोई चीज तो रह नहीं गई है। अब तो पीओके ही एक ऐसी जड़ है जिस दोनों की चीज फंसी है और उससे ज्यादा टेररिज्म जो पाकिस्तान की धरती पर पनपता है, जितना भी टेरर अटैक होता है वो सब का सब पाकिस्तान में रहता है।
और पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान आर्मी वहाँ की इंटरनल स्थिति क्या है, जो भी उसको सपोर्ट करती है, क्यों करती है पता नहीं। वहाँ की आवाम इस बात को लेकर के खिलाफत क्यों नहीं करती है, वहाँ पर जन आक्रोश क्यों नहीं होता इन बातों को, या होता है तो वो सफलता तक नहीं पहुंच पाता, वो जो भी कारण हो। फिलहाल आतंकवाद पाकिस्तान में है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान ने भी अपनी हरकतों से, अपने कृत्यों से साबित कर दिया कि हाँ, वहाँ आतंकवाद को संरक्षण मिलता है। अब वो खत्म कैसे होगा, पाकिस्तान उसमें कितना अपना सहयोग दिखा पाएगा, या पाकिस्तान के वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद रहे, वो भी अमन और चैन की जिंदगी जिए, उनके भी बच्चे पढ़े लिखे आगे तरक्की करें, वो लोग क्या आगे करते हैं, ये सब भविष्य की बातें हैं। समय बदलता रहता है, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। जी, पाकिस्तान तो समूचा अस्तित्व लड़ाई फसाद में ही टिका रहता है, लेकिन हमारे लिए उसके साथ लड़ाई में उलझना एक खतरनाक डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकता है। हमें इसमें क्या सीखना होगा और क्या नए चेंजेस करने होंगे इसको लेकर? नहीं, हमारे सीखने और चेंजेस करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ तो शुरुआत हमेशा पाकिस्तान करता है, लड़ाई हम नहीं करने जाते हैं। आज इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। पाकिस्तान का ये नेचर रहा है, हम तो डिफेंसिव होकर के अटैक करते हैं, हम तो हमारा डिफेंस होता है, हम अटैकर कभी नहीं, तो डिफेंस नहीं। जो भी इस बार भी जो भारत ने किया है वो डिफेंस में ही किया है, और आगे भी जो भारत करेगा वो डिफेंस में ही करेगा। तो सीखना हमें बस ये है कि हमें चौकन्ना रहना है, देश की जनता को भी चौकन्ना रहना है। भारत की जो इंटरनल राजनीति है उसको बहुत जागरूक होने की जरूरत है कि उनकी जो आपस की मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, उस राजनीतिक मतभेद का नेशनल लेवल पर कोई फर्क ना पड़े, या दूसरा देश इस बात का कोई फायदा ना उठाने पड़े। इस बात की सजगता हमारे राजनीतिज्ञों को रखनी होगी, आम आवाम को भी रखनी होगी, और हमारे जो सैन्य बल हैं, एयर है, आर्मी है, नेवल है, इन सब को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और विद हाईली मॉडर्न इक्विपमेंट जो भारत सरकार उन्हें समय दर समय उपलब्ध कराती रहेगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसे लेकर ऑपरेशन केलर नाम दिया गया है। शुक्रू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सोमवार रात ड्रोन दिखे थे। कुछ देर बाद सेना ने कहा कि दुश्मन की किसी ड्रोन की सूचना नहीं है। आज सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य है। 7 मई का ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पाकिस्तान गोलीबारी में आर्मी के 6 और बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, 59 घायल है। इसके अलावा 28 सिविलियंस की भी जान बचाई गई है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया कि पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैकरों ने भारत में 15 लाख साइबर अटैक किए। इनमें से सिर्फ 150 ही कामयाब रहे हैं। शोपियां में मारे गए लश्कर के 3 आतंकियों में से 2 की पहचान हो गई है। पहला आतंकी शाहिद कुट्टी शोपिया के चोटीपोरा हीरपुरा का रहने वाला था। यह 8 मार्च 2023 को लश्कर में शामिल हुआ था। शाहिद 8 अप्रैल 2024 के डैनिश रिसोर्ट गोलीबारी, 18 मई 2024 को भाजपा सरपंच की हत्या में शामिल था। उस पर 3 फरवरी 2025 को बेहीबाग कोलगांव में टेरिटोरियल आर्मी पर्सन की हत्या में शामिल होने का भी शक था। वहीं दूसरा आतंकी अदनान शफी शोपिया के वंदना मिलहारा का रहने वाला था। वह 18 अक्टूबर 2024 को वाची शोपिया में अप्रवासी मजदूर की हत्या में शामिल था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। जैसे देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, और उसी मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के जो सैनिक है उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। नहीं, निश्चित रूप से ये हमारे वहाँ जो सर्च ऑपरेशन एक लंबे समय से जब ये वहाँ पर आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद से ही वहाँ पूरी तरीके से हमारे भारतीय सेना के लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे, और उनके जो जंगल हैं उसमें उनको ढूंढ रहे थे। आज उनको एक अच्छी सफलता मिली है शुक्रू के जंगल में। वहाँ मुठभेड़ हुई, और उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा, जिसमें बताया जाता है कि शायद 1 पाकिस्तान के हैं, 2 वहीं के जो उनके
उनकी मदद करते थे उस घटना में, वो निश्चित रूप से ये जो आज मुठभेड़ हुई है और उसमें उन लोगों को जिस ढंग से पकड़ा गया है, उनको मारा गया है, वो एक उपलब्धि है। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि लगता है कि अभी और वहाँ कुछ लोग छिपे हुए हैं। तो उसको देखने के बाद जो है अभी ऑपरेशन वहाँ चल रहा है और लोगों को वहाँ ढूंढा जा रहा है कि वो लोग कहीं और हो सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं ये वहीं जम्मू के जो है वो शोपिया के रहने वाले हैं, शाहिद कुत्ते और अदनान, ये दोनों शोपिया के रहने वाले हैं। जो आतंकवादियों को, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद वहाँ लंबे समय से चल रहा है, उन आतंकवादियों को इन्होंने वहाँ पर कैसे वो लोग वहाँ आए, कैसे वो निकल के भागे, वो के रास्ते और वहाँ को उनको सारा प्लानिंग में उन लोगों का एक बहुत अहम रोल रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन अभी और चलेगा। हो सकता है कि शाम तक शायद कुछ और जानकारी लगे कि उसमें 2-3 आतंकवादी और होने की संभावना है। एक पाकिस्तान का है उसमें जो मारे गए हैं 3। जी जी, भारत का आतंक के खिलाफ एक्शन जारी भी है और साथ ही ऑपरेशन केलर भी चलाया जा रहा है जिससे सभी आतंकियों को ध्वस्त किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया। मुझे लगता है कि इस बार का जो ये आतंकवाद के खिलाफ जो इस हमारे देश ने एक वहां पर उनसे जंग छेड़ी या जो उनको ललकारा है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको मारा। आज प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर वहाँ फ्रंट लाइन पर जाकर पंजाब में उन्होंने वहाँ हमारे जो वायुसेना के सैनिक हैं उनको उनसे मिले और उनको संबोधित भी किया और तीनों सेनाओं को जल थल नभ तीनों सेनाओं के सैनिकों को और उनके अधिकारियों को उन्होंने बधाई दी कि जिस साहस और पराक्रम और कोऑर्डिनेशन, विशेष रूप से जिस कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, कहा वहां उन्होंने एक भी हमारा कोई नहीं, उनके सारे जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे 11 उनको उन्होंने ढा दिया और उसके साथ साथ जो एयर बेसिस थे उनको पंग बना दिया। हालांकि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत वार किए लेकिन हमारी जो सुरक्षा प्रणाली थी या जो हमारे रोकथाम के तरीके थे वो हम लोगों ने उससे अपना भारत पे एक भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान में उनके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और लगभग 50 के करीब जो है और लोग जिसमें सैनिक भी वहाँ के और वहाँ के सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंका को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में समस्त प्राणी उद्योगों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो आश्रय स्थलों में संरक्षित पशु पक्षियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से उठाए जाए। प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए और आवश्यकता अनुसार ब्लू टॉर्चिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाए। सभी वन्य जीवों एवं पक्षियों की जांच की जाए और उनके आहार की गहन जांच के उपरांत ही उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए। कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों को बर्ड फ्लू से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाए तथा उन्हें पीपीई किट सहित आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी इस जोखिम के स्तर पर ध्यान में रखते हुए तय की जाए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी कैबिनेट की ओर से बधाई दी है। सीएम ने कहा यह कार्रवाई तकनीक के बेहतरीन उपयोग और तीव्र गति के की गई योजना का परिणाम है, जिसे विश्व भर ने भारत बदलते नेतृत्व की क्षमता को देखा है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ जवानों को भी शुभकामनाएं दी। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 मई तक राज्य के 3,475 खरीद केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है। अब तक कुल 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जिसमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है। किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और बाकी 400 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। 14 मई को बेंगलुरु में अर्थमॉस लिमिटेड परियोजना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भाग लेंगे। इस योजना के माध्यम से 1800 करोड़ का निवेश होगा। गौहरगंज रायसेन में मेट्रो रेल के कोच बनेंगे। 16 मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव तथा मेन में टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन मेरिट होटल में होगा। 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक होगी। इसमें विजन 2047 के लिए मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण होगा। देश के सम्मान के लिए 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में देश की सेनाओं ने सिंदूर अभियान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया है। और कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि यह स्थगित है। अगर पाकिस्तान फिर से हरकत करेगा तो हमारी सेना तैयार है और इसलिए सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। बचा हुआ कुल 18 करोड़ का भुगतान है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, साथ ही उसमें अहम फैसले लिए गए। उसमें एक बड़ा अहम फैसला ये भी लिया गया है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंग को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर जो आज कैबिनेट बैठक हुई है इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो एमपी और महाराष्ट्र के जो ज्योतिर्लिंग है, जैसे घुश्मेश्वर है, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है, और जो महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग है उनको एक दूसरे से जोड़ने की जो कवायद सरकार द्वारा की जा रही है, बहुत ही सराहनीय पहल है। इसमें कहीं ना कहीं जो टूरिज्म का सेक्टर है और जो पर्यटन का क्षेत्र जो है वह उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वृद्धि होगी और मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है वहाँ की कनेक्टिविटी भी मध्य प्रदेश से ज्यादा बढ़ पाएगी। जी, किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरकार ने 74.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं की भी खरीदा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो 5 मई तक राज्य के खरीद केंद्रों पर 435 खरीद केंद्र थे, उनमें 9 लाख किसानों को गेहूं खरीदा गया है, ऐसी जानकारी मिली है। और यह जो गेहूं है 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जिसमें 74 लाख मैट्रिक टन का भंडारण भी हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय पहल है प्रदेश सरकार की, जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और
इस प्रकार से अब मानसून का सीजन नजदीक है, तो जिस प्रकार से भंडारण बहुत जल्दी किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य है प्रदेश सरकार का। और इस बार ऐसा लगता है कि बम्पर पैदावार हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वह मुहैया कराई। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही।